बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम रेलिवेंट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को साथ साथ करते आए हैं आर्टिकल्स के। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है उसमें रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स होंगे और आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कुछ उसके इंट्रोडक्शन पर। तो फिर कल के लेक्चर में हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कंप्लीट करेंगे। हम इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी तक हमारे टेक्सचर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल हैं ये उन्हीं कैलकुलेशन से हैं जो हम कर चुके हैं, तो हम इनको पहले कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं और एग्जांपल्स भी हमने साथ साथ में किए हैं। तो पहले हम इन न्यूमेरिकल्स को मुकम्मल कर लें। आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.8 देखिएगा। हाउ लार्ज ए फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। कितनी फोर्स चाहिए, कितनी मिकदार में या कितनी ज़्यादा फोर्स चाहिए, किसके लिए? टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है, उसका मैस दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और एक्सेलरेट कहाँ से कराना है? फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली वो रेस्ट पे था और फोर्स लगाकर उसकी स्पीड हो गई 2.0 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और इतनी स्पीड गेन करने में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो 5 सेंटीमीटर है। बताइए कितनी फोर्स उसको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका डाटा हम आपके सामने लिखने लगे हैं। इलेक्ट्रॉन का मैस दिया है, उसकी इनिशियल स्पीड दी है, फाइनल स्पीड दी है। अब बात वो क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड की ये वैल्यू गेन करने के दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप इसे डिस्टेंस कह लें, एस से शो कर लें, डी से शो कर लें, आपकी मर्ज़ी। दिस इज़ 5 सेंटीमीटर और 100 पे डिवाइड करेंगे 0.05 मीटर। व्हाट यू हैव टू फाइंड, अप्लाई करनी पड़ी फोर्स अप्लाइड। तो डियर स्टूडेंट्स गौर कीजिए अपने डाटा में, इनिशियल फाइनल स्पीड डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है, फोर्स हमें चाहिए। देखें इसका एक तरीका तो ये है कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कीजिए और पहले एक्सेलरेशन को फाइंड कर लीजिए। जब एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे तो F = ma की कैलकुलेशन से आप इसको फाइंड कर लेंगे। एक तरीका ये भी है कि आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज़ करें, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूँ, एक तरह से मैं सॉल्व कर दूंगा और एक तरह से आप करेंगे। मैं इसे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से फाइंड करता हूँ, वो एक ही स्टेप में कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, मैक्सिमम मैकेनिकल वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल वर्क F × d है, ठीक है। यहाँ किसी किस्म के एंगल की इन्वॉल्वमेंट की बात उसने नहीं की। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। देखें बिकॉज VI क्या है 0, तो ये सारा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। सो मैं एक स्टेप डायरेक्ट करता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की वैल्यू आएगी 1/2 mVF का स्क्वायर, और D यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में D आ जाएगा। इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है तो आपकी फोर्स अप्लाइड आ जाएगी। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, VF है 2.0 × 10⁻7 और ऊपर है स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में D है 0.05। तो प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर को, तो तरीका वही है कि ब्रैकेट्स में पावर को इकट्ठा करते जाएं। 2 का स्क्वायर 4 × 10⁻14 ओवर 2 × 0.05। अब आपने क्या करना है, पावर्स को सेपरेट कर लें, बाकी सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और फोर्स अप्लाइड आपके पास आएगी। देखिए आप ऐसे करेंगे 9.1 × 4 ओवर 2 × 0.05, तो 10⁻³ और प्लस का 14
-17। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनको करें, इसको सॉल्व करें, यू गेट द आंसर F इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻15 न्यूटन। आप इसे सॉल्व भी करेंगे और ये फाइंड करेंगे। यकीनन ये रिज़ल्ट 3600 आपके पास था, 360 आया था, तो 360 में साइंटिफिक नोटेशन 2 पावर पीछे लेके आए पॉइंट को, तो 10 की 2 पावर जो है वो रिड्यूस हो गई। ये तो आप जानते हैं कि किस तरह से किया, हैंस द रिक्वायर्ड। एक तरीका ये भी था, और इस तरह से आपको मैं दूंगा हल करने के लिए अल्टरनेटिव या अल्टरनेट कह लें मेथड। आप इसको इस तरह भी कर सकते थे। देखें, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट तरीका बताऊंगा कि आप थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते 2as vf² माइनस vi², यहाँ से फाइंड करते एक्सेलरेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले से पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद बिकॉज आप ये यूज़ करेंगे इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। इस रिज़ल्ट को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यू विल गेट द सेम रिज़ल्ट। तो इस तरीके से भी आप कर लें, वरना जिस तरीके से मैंने बता दिया है उस तरह से आप कर सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल हमारा 4.8 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स 4.9 है, स्टेटमेंट को देखिए। ए डाइवर वेइंग 750 न्यूटन, एक डाइवर जिसका वेट 750 न्यूटन है, डाइव्स फ्रॉम ए बोर्ड 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए पूल ऑफ वाटर। वाटर का एक पूल है, और आप जानते हैं कि पूल पर जब डाइव करते हैं, टीवी में आप ये मंजर देखते होंगे कि डाइव करने के लिए जो डाइविंग बोर्ड है वो हाइट पर होता है, और एक डाइवर पीछे से भाग कर आता है और डाइविंग बोर्ड से वो डाइविंग पूल की तरफ जंप करता है। ठीक है, तो डाइविंग पूल से जो बोर्ड की हाइट है वो 10 मीटर है। यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन को यूज़ करते हुए क्या फाइंड करना है, डाइवर की स्पीड फाइंड करनी है जब वो ज़मीन से 5 मीटर हाइट पानी की सतह से ऊपर रह जाएगा। यानी शुरू में तो 10 मीटर था, 5 मीटर की हाइट पे रह जाएगा, और एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हुए। देखिए, इसको डायग्राम से पहले समझें, देन यू कम टू नो कि हमें करना क्या है। वाटर पूल है, डाइविंग बोर्ड है, डाइविंग बोर्ड की पूल से हाइट है 10 मीटर। जब एक डाइवर यहाँ से डाइव करता है तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए ले लीजिए, जब डाइव करता करता वो पॉइंट बी पर आता है। पॉइंट बी पर जब आता है तो बुक आपकी ये कहती है कि उसकी ज़मीन से जो हाइट है, अब उसको H2 कह लें, फाइनल हाइट वो है 5 मीटर, यानी वाटर के पूल से जो हाइट है वो अब 5 मीटर है। इस 5 मीटर हाइट पर जब वो होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो कॉमन सेंस है कि जहाँ से जंप किया था स्टार्ट में उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? 0, और यहाँ पे फाइनल स्पीड v2, ये आपने फाइंड करनी है। यकीनन अब आप समझ चुके होंगे कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या बन रही है? काइनेटिक एनर्जी। सो कॉमन सेंस है कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की क्या थी? 0, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए दैट वाज मैक्सिमम। सो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई और काइनेटिक एनर्जी गेन हुई। एयर फ्रिक्शन को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। जब एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया है तो फिर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्युटली गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। आइए इसका डाटा लिखते हैं। स्टूडेंट्स, डायग्राम के अकॉर्डिंग डाइवर का वेट W किसके इक्वल होता है? mg के 750 न्यूटन है। वेट दिया है, मैस नहीं दी। इनिशियल हाइट 10 मीटर थी स्टार्टिंग पे पॉइंट A पर, और फाइनल हाइट जब वो बुक फिगर में पॉइंट B पर है तो 5 मीटर है। इनिशियल स्पीड v1 0 थी और v2 स्पीड आपने फाइंड करनी है जब वो 5 मीटर हाइट पर है। सो यहाँ पर बताइए हम क्या कहेंगे? यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या पढ़ा था? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस केस में गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे?
ज़्यादा में से कम, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, फाइनल कम थी, तो लॉस निकाला हाई माइनस लो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज़्यादा है और इनिशियल कम थी, तो काइनेटिक एनर्जी तो गेन हुई है ना, तो फिर फाइनल में से इनिशियल, पोटेंशियल लॉस हुई है तो इनिशियल में से फाइनल। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आप देखेंगे mg कॉमन आ रहा है और vi ज़ीरो होने की वजह से ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। बताइए क्या रिज़ल्ट आएगा, v2 स्क्वायर, m दोनों तरफ से कैंसिल, 2g इंटू h1 माइनस h2, स्क्वायर रूट लें तो v2 की वैल्यू आ जाएगी। अब जस्ट आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। जी अंडरस्टूड है। 9 h1 माइनस h2 क्या आएगा, h1 था 10, h2 था 5, तो 10 में से 5 को माइनस करें तो 5। नाउ यू सॉल्व इट, दिस इज़ 9.8 इंटू 10 दैट इज़ 98 आएगा। 98 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे यू विल गेट 9.9 मीटर पर सेकेंड, hence the required. Students, last numerical 4.10, 10th numerical इस चैप्टर का। A child starts from rest at the top of slide 4 meter. आप पार्क्स में जाएं तो स्लाइड आप जानते हैं कि लगी होती है, बच्चे स्लाइड लेते हैं। एक स्लाइड की हाइट 4 मीटर है, यानी स्लाइड का जो टॉप पॉइंट है वहाँ पर, वहाँ से हाइट ज़मीन तक 4 मीटर है। What is his speed at the bottom? बताएं उस बच्चे की स्पीड क्या होगी जब बच्चा स्लाइड लेता है ना, ऊपर से नीचे आता है, तो बॉटम पे आके स्पीड क्या होगी। पहले केस में कहता है अगर स्लाइड फ्रिक्शन लेस है। देखिए हम इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे। पहले केस में कह रहा है कि स्लाइड की सरफेस फ्रिक्शन लेस है। अच्छा, बच्चा जब टॉप पॉइंट पर होगा तो कॉमन सेंस है, यहाँ पर ज़मीन से हाइट मैक्सिमम है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी मैक्सिमम, लेकिन इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी ज़ीरो। जैसे जैसे बच्चा स्लाइड लेके नीचे को आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब वो बॉटम पॉइंट पे आएगा, ज़ाहिर है यहाँ पर तो ज़मीन शुरू हो जाएगी ना, तो ज़मीन के बिल्कुल करीब आके कॉमन सेंस है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो, लेकिन कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए मैक्सिमम। लेकिन पहले केस में कह रहा है कि आपने स्पीड फाइंड करनी है बॉटम पे अगर स्लाइड फ्रिक्शन लेस हो। तो पहले केस में तो हम इसका आंसर पहले फाइंड करें कि फ्रिक्शन लेस यानी कोई एनर्जी लॉस ना हो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। इसके पहले पार्ट का हम आंसर लिख लें क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है। तो क्या गिवन, हाइट फ्रॉम टॉप पॉइंट ऑफ स्लाइड दैट इज h 4 मीटर, स्पीड ऑफ चाइल्ड एट बॉटम। देखें एक बात और सुन लें कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तो हाइट मैक्सिमम थी, तो इस बॉटम पॉइंट पे हाइट ही ज़ीरो हो गई है, तो मैं दो हाइट्स नहीं ले रहा h1 h2 और दो वो नहीं ले रहा स्पीड्स कि यहाँ पे स्पीड ज़ीरो थी मैक्सिमम, क्योंकि जब एक फैक्टर ही ख़त्म हो जाए तो 1 2 की बजाय आप सिंपल टेक्सचर भी बना सकते हैं। सो मैंने ये नहीं कहा कि स्पीड एट दिस पॉइंट v1 दैट वाज ज़ीरो, आप अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। स्पीड एट बॉटम, बच्चे की स्पीड बॉटम पे क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है, और ए पार्ट में कहता है कि इफ़ स्लाइड इज़ फ्रिक्शन लेस, तो ए पार्ट का हम आंसर करने लगे हैं। देखिए, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या पढ़ा था, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो बेटा बी से सी तक आते हुए टोटल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई, यानी mgh जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम वो कन्वर्ट हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, हम इनिशियल फाइनल नहीं यहाँ पे कर रहे, अगर आप करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, mgh1 माइनस mgh2 इज़ इक्वल टू हाफ mv2,
का स्क्वायर माइनस हाफ वी एम वी आई का स्क्वायर और फिर उनमें ज़ीरो पुट कर दें, लेकिन ज़्यादा सिंपल है कि आप इसी तरह कर लें। अब दोनों तरफ से मैथ्स को कैंसिल करेंगे तो वी स्क्वायर आपके पास आएगा 2gh और स्क्वायर रूट लेंगे तो स्पीड एट बॉटम आएगा 2gh और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और यू विल गेट द रिज़ल्ट v इज़ इक्वल टू 2 × 9.8 × 4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट है 8.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड होगी अगर स्लाइड फ्रिक्शन लेस हो। एक्चुअली इतनी स्पीड नहीं आएगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं, फ्रिक्शन लेस तो कोई सरफेस होती नहीं है, तो क्या एक्चुअल स्पीड इतनी आएगी या इससे कम आएगी? तो आपका जवाब होगा यकीनन एक्चुअल स्पीड इससे कम आएगी। ये तो आइडियल सिचुएशन में फाइंड की गई स्पीड है। अब इसका बी पार्ट है जो शुरू हो रहा है। अब उसका भी मैं स्टेटमेंट भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं बी पार्ट को यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि अब बी पार्ट में वो क्या कह रहा है। देखिए, बी पार्ट में प्यारे बच्चों वो ये कह रहा है कि अगर वो बच्चा बॉटम पे पहुँचता है 6 मीटर पर सेकंड से, तो बात आप समझ गए, ये तो वो स्पीड थी जो तब आनी थी जब फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो बी पार्ट में वो फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शुरू में ही, हेयर फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व्ड। अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो बच्चा जिस स्पीड से पहुंचा वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी एट द बॉटम ऑफ स्लाइड इज लॉस्ट। कितने फीसद एनर्जी जो है वो लॉस हुई किसके नतीजे में? एज ए रिज़ल्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के नतीजे में जब बच्चा स्लाइड की टॉप से लेकर नीचे तक आया तो कितने फीसद एनर्जी उसकी लॉस हुई। आइए इसको देखते हैं। जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो उसने आपको क्या दिया? स्पीड एट बॉटम। तो अब आप इसको v डैश कह लीजिए, क्योंकि v तो वो स्पीड है जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं थी। तो v डैश दिस इज़ 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप बताइए आपने क्या फाइंड करनी है? टोटल एनर्जी कितने फीसद लॉस हुई ये आपने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट के फार्मूले तो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फ़ीसद नफ़ा या फ़ीसद नुकसान लेने का क्या तरीका था। अगर फ़ीसद नुकसान लेना चाहते थे तो लॉस डिवाइडेड बाय कीमत ख़रीद और इनटू 100 कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज लॉस कैसे फाइंड करेंगे? जितनी एनर्जी लॉस हुई है उस लॉस ऑफ एनर्जी को टोटल एनर्जी पे डिवाइड करेंगे और फिर 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। प्लीज़ गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने इसको रखने लगा हूँ। वी नो दैट, तो इस तरह लिखेंगे परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या होगी? देखिए ये होगी बच्चों लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक्चुअल या इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब आप लॉस किस तरह से फाइंड करेंगे? देखें, एक तरीका तो ये है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में से आप जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की फ्रिक्शन के केस में, आप पोटेंशियल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस करें तो जो फ़र्क बच जाएगा वो आपके पास लॉस होगा। लेकिन आप इसको एक और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। वो ये है कि कॉमन सेंस है कि अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना होती तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट आनी थी? टोटल काइनेटिक एनर्जी में। और जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो पोटेंशियल एनर्जी टोटली काइनेटिक एनर्जी में नहीं हुई बल्कि उसमें कमी आ गई। तो यू कैन से कि लॉस आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। आप अगर उस तरह करना चाहें कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखें और उसमें से काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लिखें और फिर उसको सॉल्व करके माइनस करें, तब भी ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी बननी थी अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना होती, तो वो होनी थी 12 mv² और इसमें से 12 m
वी डैश का स्केयर माइनस कर दें तो इसका मतलब है कि ये वो एनर्जी है जो लॉस होनी थी। देखें स्पीड आई 8.8 विदाउट फ्रिक्शन और स्पीड आई 6 विद फ्रिक्शन, तो जो फ़र्क आया वो हाफ एम वी एफ वी स्केयर में से हाफ एम वी डैश के स्केयर को माइनस करके तो बता देंगे कि कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हुई है। और यही बेसिकली लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है जो कि शुरू में पोटेंशियल एनर्जी थी। और एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी जो एक्चुअल मैकेनिकल एनर्जी थी वो तो थी आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल, और उसी मैक्सिमम पोटेंशियल ने किस में कन्वर्ट होना था, काइनेटिक एनर्जी में। तो हाफ एम वी स्केयर मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो इस फार्मूले को हमने अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी आखिर क्या बननी थी, काइनेटिक एनर्जी। और आपने इस तरह से क्यों लिखा, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए कि 1/2m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास परसेंटेज लॉस क्या आएगी, वी स्केयर माइनस वी डैश का स्केयर ओवर वी स्केयर इंटू 100। आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए v क्या है 8.8, v डैश क्या है 6 ओवर 8.8 इसका स्केयर, इसको सॉल्व करना है और देन 100 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द रिज़ल्ट। और ये रिज़ल्ट है 54%। यहाँ पर कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि सर शुरू में एक्चुअल एनर्जी तो पोटेंशियल थी, आपने काइनेटिक क्यों लिखा। तो मैंने भाई टोटल पोटेंशियल को टोटल काइनेटिक में लिखा, तो ये तो हाफ एम वी स्केयर ही बनती है अगर लॉस ना हो, तो ये तो एक्चुअल वैल्यू आती है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू वही होती है जो टोटली एक कन्वर्ट हो जाए। तो ऊपर भी चूँकि काइनेटिक की टर्म में रिज़ल्ट है तो हमने काइनेटिक की टर्म में रिज़ल्ट को कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक और तरीका है उससे कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करते mgh पोटेंशियल एनर्जी में से आप माइनस करते काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, वो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी ने गेन की फ्रिक्शन के केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी विद फ्रिक्शन वो माइनस करते और इसको फिर mgh पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, तब भी आपका रिज़ल्ट यही आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए। हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखने लगे हैं और वो इंट्रोडक्शन है अबाउट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का काम जहाँ तक किया जाएगा, कल का लेक्चर इससे आगे शुरू होगा। मैं थोड़ा सा तारुफ आज आपको बता दूं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। देखें, आप अपना रिमाइंड कीजिए, आपने पढ़ा है कि जब किसी बॉडी को ज़मीन की सरफेस से उठाते हैं तो आप वर्क करते हैं अगेंस्ट द फील्ड। तो जब आप अगेंस्ट द फील्ड वर्क करते हैं तो बॉडी कौन सी एनर्जी गेन करता है, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ज़मीन से एक पत्थर को अगर उठाना चाहें तो आप क्या करेंगे। आप ज़मीन से एक पत्थर को उठाएंगे तो आपको ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी और बॉडी कुछ हाइट पर आएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या आप फोर्स जो लगाएंगे तो आपको मिनिमम कितनी फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। तो आपका जवाब होगा जितनी ज़मीन की ग्रेविटी है उतनी मैग्नीट्यूड से एक फ़ोर्स लगाएंगे और बॉडी को उठाएंगे, तो फिर एक्सेलरेशन रहेगा ज़ीरो। इस केस के अंदर जो आप वर्क करेंगे इसको कहेंगे मिनिमम वर्क, यानी कम से कम आपने जो वर्क किया जिससे बॉडी ने पोटेंशियल एनर्जी गेन की। वैसे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तो मिनिमम वर्क आप जब करते हैं ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट तो बॉडी गेन करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब मुझे बताइए, अगर आप बॉडी को ज़मीन की सरफेस से उठाते जाते हैं, हाइट गेन करते जाते हैं तो क्या होगा कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक बॉडी को इतना ऊपर ले जाएं कि वो ज़मीन के फील्ड की लिमिट्स तक आ जाए, बाउंड्री तक। तो बताएं, आपको ज़मीन की सतह से
इन्फिनिटी पॉइंट तक आने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, मिनिमम वर्क, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यानी इसके बाहर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इट मीन्स के बॉडी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता 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 जो एक्सट्रीम वैल्यू गेन करेगा वो बेसिकली उस वर्क के बराबर होगी जो किसी बॉडी को ज़मीन की सतह से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्या इस वर्क की वैल्यू mgh के बराबर होगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चों mgh तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जब आप किसी बॉडी को ज़मीन की सरफेस से उस हाइट तक उठाएं जहाँ तक ज़मीन की फोर्स कांस्टेंट है। बात समझ आई? ये चीज़ आपको मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक में बताई थी। तो आप तो बॉडी को बहुत लॉन्ग हाइट तक लेके जाना चाहते हैं, इन्फिनिटी तक लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में कभी भी फोर्स ज़मीन की कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो क्या आपको एक्सटर्नल फोर्स जो लगानी पड़ेगी ज़मीन से बॉडी को उठाने के लिए, जिसको आप मिनिमम रखना चाहते हैं, यानी ज़मीन की ग्रेविटी के बराबर रखना चाहते हैं उठाने के लिए, ताकि आपका वर्क मिनिमम आए, तो उस मिनिमम वर्क को कैलकुलेट करने के लिए जो आप ज़मीन की सतह से इन्फिनिटी तक लेके जाना चाहते हैं, क्या आपको फोर्स कांस्टेंट लगानी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि ज़मीन की अपनी जो फोर्स है वो वेरिएबल है। बात समझ आई? तो जब ज़मीन की फ़ोर्स वेरी कर रही है, आपको कल मैं इस चीज़ को डिटेल से बताऊंगा, तो आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी ना ज़मीन से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, वो फोर्स भी वेरिएबल है। तो बताएं ये कौन सा केस हुआ? तो आप कहेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का केस है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का केस जो है वो डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते और ना ही इसकी वैल्यू mgh के बराबर आएगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम अपने पाथ के पैचेस बनाएंगे और फिर उन पैचेस के लॉन्ग वर्क फाइंड करेंगे। तो देन हमारा मकसद हल होगा कि हम ज़मीन की सतह से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ा उस वर्क को कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।